नमस्कार। यूरोप के लिए इंडिया के साथ डील करना एक ज़रूरत थी या फिर एक मजबूरी थी? या आप कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये यूरोप की दया भावना थी या यूरोप का एक गिफ्ट था इंडिया के लिए। आपका पता नहीं, पर मैं इसको एक ज़रूरत भी देखता हूँ, एक मजबूरी भी देखता हूँ, पर एक गिफ्ट कतई नहीं देखता। ऐसा क्यों है? एक्चुअली अगर आप पास्ट की जो सारी ट्रेड नेगोशिएशंस जो है यूरोप के साथ उसको एनालाइज़ करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो रिसेंट में ट्रेड नेगोशिएशन शुरू हुई थी, वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हुई है। वो 6 महीनों में इतनी फास्ट गई है, इतनी जल्दी हुई है कि आपको लगेगा कि वाह! क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या डीलिंग है। पर अगर आप इसकी सही हिस्ट्री जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2007 में सबसे पहले यूरोप और इंडिया की ट्रेड नेगोशिएशन शुरू हुई थी और वो 5 साल चली थी। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद 2013 में डील कंप्लीट नहीं हुई थी, बल्कि पूरी डस्टबिन में डाल दी गई थी। उसके 2 रीज़न्स थे। पहला ये कि पॉलिटिकल चुनाव आने वाले थे, उस समय 2013 की बात है, और साथ में जो नेगोशिएशंस में जो यूरोप की जो डिमांड्स थी, वो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स है उसको समझ नहीं पा रहे थे और उसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा उसकी बात ये थी कि उस समय यूरोप जो है वो ऐसे वर्ल्ड में रहता था जिसमें वो अपने आप को एक एडवांस मॉडर्न और एक अपने आप को समझदार, ऐसा होता है ना, होशियार आदमी, शातिर आदमी समझ के चलता था। इसलिए उसका जो एटीट्यूड था उस डील को लेकर, इसलिए उसका जो नेगोशिएशन का तरीका था बहुत हार्ड था, बहुत स्ट्रिंजेंट था। और इसीलिए उस समय के जो नेगोशिएशन करने यू के जो प्रेसिडेंट आए थे, वो बीच में ही नेगोशिएशंस में उठ के चले गए थे, क्योंकि उनका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा इगोइस्टिक था। तो आज ऐसी क्या सिचुएशन आम पड़ी कि 1 साल में नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई। तो इसका सीधा-सीधा कारण आप पिछले 2-3 साल में देख ही चुके हैं, जो कि डिफरेंट जियोपॉलिटिकल और डिफिकल्ट पॉलिटिकल सिचुएशंस आई हैं, उसकी वजह से यूरोप अकेला पड़ रहा है। जो यूएस के साथ इसकी पहले बहुत अच्छी बनी रहती थी और यूएस के सपोर्ट से ये पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने में काबिल और कैपेबल रहा था, उसमें अब इसका हाथ थोड़ा हल्का पड़ रहा है। यूरोप जो है वो अमेरिका की अनसर्टेनिटी की वजह से अपने आप को थोड़ा सा कंफ्यूजन में पाता है। साथ में अमेरिका ने उसके ऊपर ही उल्टा ही टैरिफ लगा दिए, तो अमेरिका का जो एग्जिस्टिंग मार्केट था वो भी यूरोप के लिए कैच करना यूरोप के लिए अब मुश्किल पड़ रहा है। उल्टा इसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि चाइना बीच में आ गया। पिछले 1 दशक में जो चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल बेस से दुनिया के जो मार्केट में पकड़ बनाई है, उस पकड़ ने सीधे यूरोप के मार्केट्स को जो है, यूरोप की जो मार्केट शेयर है दुनिया में और यूरोप का जो एक्सपोर्ट है दुनिया में, उसको सीधा अफेक्ट किया है। क्योंकि दुनिया में अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे पिछले 80 साल से, तो यूरोप हर जगह है, उसकी हर जगह मार्केट में कैप्चरिंग है, दबदबा है, और वहाँ हर जगह वो ऐसी डील ले जाता है, ऐसी एक नेगोशिएशंस कर जाता है जिसमें उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो इसी वजह से ये जो डील हुई है, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एनालिटिकल है, क्योंकि यहाँ एक माइलस्टोन रख दिया गया है। इसके बाद जो दुनिया होगी वो एक अलग तरीके से चलेगी। इसके बाद जो यूरोप है वो दुनिया को अलग तरीके से देखेगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, मैं एफटीए की जो डिटेल्स है, एफटीए में क्या क्या नेगोशिएशंस हुई हैं, क्या क्या उसके आउटकम्स है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। ऑटोमोबाइल्स की और बियर में हमने छूट दी है, साथ में हमें लेदर, गारमेंट्स और टेक्सटाइल, इनमें बहुत सारी छूट मिली है। वो सारी बात आप अलग चैनल से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा इस अभी इम्पोर्टेंट बात ये कि ऐसा क्या है जिसकी यूरोप को बहुत ज़रूरत है और जो कि इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में इंडिया का मार्केट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोप अपना, मतलब क्या वो चीज़, उसकी ज़रूरत क्या है, यूरोप की मजबूरी ऐसी क्या रही कि उसको इंडिया का मार्केट चाहिए। तो सबसे पहली बात है यूरोप का जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट मार्केट है। पिछले अगर आप कुछ साल से ध्यान से अगर स्टडी करेंगे तो यूरोप के जो कार मेकर्स है जिनका दुनिया में दबदबा रहता था, उनके बहुत सारे प्लांट्स बंद पड़ रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो रही है क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही है। क्योंकि चाइना की लगभग 70 से ज़्यादा कार कंपनी जो कि पिछले 20 साल में उठी है, वो
दुनिया के हर कंट्री में जा जाके थोड़ा-थोड़ा अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। रशिया में इनके पहले प्लांट्स हुआ करते थे, जब से यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया से यूरोप की सारी कंपनियाँ चली गई और वहाँ पे चाइनीज़ की सारी कंपनियों ने दबदबा पूरा बना दिया। आज रशिया का जो मेजर कार मार्केट है, वो चाइना की कंपनी की वजह से चलता है और चाइना वहाँ कार बेचता है। ऐसे ही ब्राज़ील हो गया, साउथ अमेरिकन नेशंस हो गए, चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, अफ्रीकन नेशंस हो गए। तो इस वजह से यूरोप को अपना एक नहीं बहुत सारे सेक्टर्स के लिए मार्केट की ज़रूरत है और इंडिया 1.5 बिलियन लोगों का मार्केट यूरोप को चाहिए। साथ में यूरोप के पास कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका के साइड में कुछ और जगह चाहिए, जहाँ वो अच्छे से रिसर्च में, कैपिटल में, कंपनीज़ में, स्टॉक्स में पैसा लगा सके। और इंडिया से बेटर डेस्टिनेशन क्या होगी जब यहाँ का मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। साथ में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यूरोप को एनर्जी के साथ साथ सिक्योरिटी और डिफेंस में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। यूरोप अभी यूएस के ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। पहले वो रशिया के साथ एनर्जी डिपेंडेंट था, पर यूक्रेन वॉर के साथ उसने वो टाइज तोड़ दी। अब उसके पास चारा नहीं बचा है, इसलिए उसको एनर्जी चाहिए, जो कि वो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पेट्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है दुनिया का। पेट्रोलियम रिफाइनरीज में टॉप 5 कंट्रीज में आता है, तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज़ है। साथ में सिक्योरिटी और डिफेंस में आपको पता ही है कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट में बहुत आगे बढ़ रहा है। 5,000 करोड़ की जो 2014 में अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स थी, आज वो 24,000 करोड़ की हो चुकी है। तो वहाँ पे भी एक ग्रोथ हमें दिख रही है और यूरोप को वो ग्रोथ चाहिए। साथ में यूरोप को सप्लाई चेन रेजिलियंस चाहिए, क्योंकि दुनिया में आज जो सप्लाई चेन है, आपने देखा ही होगा कि चाइना ने उसको किस तरह मैनिपुलेट करके एक हथियार बनाया। और सप्लाई चेन के लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो इंडिया अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए इंडिया के साथ यूरोप एक पार्टनरशिप में आया है। और इन्हीं सब चीज़ों के अलावा इंडिया ने जो एक्स्ट्रा डील्स की है, वो जाननी तो और ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया ने यूरोप के साथ मोबिलिटी की डील की है, जिसमें वर्कर्स, स्टूडेंट और रिसर्चर्स या फिर जो पीपल टू पीपल टाइज है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि यूरोप में अब पॉपुलेशन क्राइसिस जो है वो आने की कगार पे है। उनके पास वर्कर्स कम है, उनके पास जो है वो ह्यूमन कैपिटल कम है। उनको स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, और वो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। साथ में जो है वो इंडिया जो है उनको एक अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइडर भी बन सकता है। उनके लिए खाने की चीज़ें, उनके लिए रॉ मटेरियल जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे आयरन, स्टील, ये भी यूरोप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए वो इंडिया की तरफ देख रहा है। तो इसीलिए मोबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया के लिए जो यूरोप की तरफ से दी गई है, वो यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप हुई है, इनोवेशन को लेकर एक पार्टनरशिप हुई है, सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर पार्टनरशिप हुई है, सप्लाई चेन से रिलेटेड एक पार्टनरशिप हुई है, और साथ में इंटेलिजेंस शेयर और डिफेंस डेवलपमेंट यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्टनरशिप हुई है। तो ये सारे पार्टनरशिप को आप मिलाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यूरोप हर सेक्टर में इंडिया के साथ आना चाहता है, क्योंकि अब वो जो यूएस के साथ करता था, अब वो नहीं कर पाएगा। अब उसको एक नए पार्टनर की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। और इन सब की एंड में जो मेन बात आती है, वो आती है जॉइंट स्टेटमेंट की, जो कि अगर आपने सुनी हो ध्यान से, जो कि मोदी जी ने दिया था, तो उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि अब यूरोप क्या क्या बातें करेगा। अब यूरोप ये बात करेगा कि हमें काउंटर टेररिज्म से लड़ना है, जो कि इंडिया बहुत पहले से कर रहा है। अब यूरोप ये बात करेगा कि हमें साइबर सिक्योरिटी और हाइब्रिड वॉरफेयर से लड़ना है। अब यूरोप ये बात करेगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम बिल्कुल ही नहीं मानते और उसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। पहले यूरोप ये नहीं बोलता था। अब यूरोप ये बात करेगा कि मेरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और रिसोर्स सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसका जो है एक सही रूल बेस्ड तरीके से, मैं ध्यान से वर्ड सुनना, रूल बेस्ड तरीके से चलना चाहिए, और इस पे जो है वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना चाहिए। ये सब बातें कौन करता था? ये सब बातें भारत करता था। और लास्ट में जो मेन बात वहाँ पर सबने बोली, और यूरोप अभी नए नए उन्होंने ये बोलना शुरू किया है, मल्टीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरल जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेचर है वर्ल्ड का, उसकी बात करता है। वो कहता है कि दुनिया में अब सारे देश अपने अपने हिसाब से सोवरेनिटी से और एक छोटे छोटे सब ग्रुपिंग्स या सब कॉलिशन बना के काम करेंगे।
और ये बात अब यूरोप इसलिए कह रहा है, देखो मल्टीलैटरलिटी की बात यूरोप इसलिए कहता है क्योंकि जब पिछले 80 साल में वो यूनिलैटरलिटी को प्रमोट करता था, वो कहता था भाई यूएस है वो सब करता है, वो सही करता है। फिर उसके बाद जब अब यूएस ही उस पर टैरिफ लगा रहा है, यूएस ही उसकी सिक्योरिटी छीन रहा है और सिक्योरिटी पे जो है वो रिस्क ला रहा है, तो तो अब यूरोप के ऊपर एक कंफ्यूजन की बात आ गई कि ये जो यूनिलैटरल था, ये लैटरल तो खराब हो गया हमारा, इसके सपोर्ट में हम जा ही नहीं सकते, इसके साथ हम लीन हो ही नहीं सकते। साथ में अगर दूसरी तरफ देखे तो चाइना है, ईस्ट में देखे तो चाइना है, चाइना दूसरा लैटरल बन के खड़ा हुआ है, उसके भरोसे रह नहीं सकते, वो तो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत हेगेमनस है, हर जगह अपना हाथ फैला लेता है। तो इसलिए वो बात करता है मल्टीलैटरल की, भाई अब सब अपने अपने हाथ पे है, सब अपने अपने भरोसे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और इससे आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे कि आगे हमें दुनिया को किस तरह से देखना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ।